चैप्टर नेशनल इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। पहले हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का कोई डायरेक्ट प्रोविजन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और पोल्यूशन बढ़ने लगा, वैसे वैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना जरूरी हो गया। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए 42nd अमेंडमेंट 1976 किया गया और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को स्टेट और सिटीजन की ड्यूटी बनाई गई। कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन्वायरमेंट को देखते हैं। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ को इंटरप्रेट करते हुए कोर्ट ने कहा कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट भी इस आर्टिकल के अंदर आता है। आर्टिकल 48A डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट को मैंडेट किया गया है कि वो इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करे। आर्टिकल 51A जी फंडामेंटल ड्यूटीज। हर सिटीजन की ड्यूटी है कि वो एनवायरनमेंट को कंजर्व करे और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करे। अब इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट को देखते हैं। 1980 डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट का फॉर्मेशन हुआ। 1985 इस डिपार्टमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट बनाया गया। 2014 मिनिस्ट्री का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रखा गया। अब पोल्यूशन रिलेटेड लॉज को देखते हैं। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1971। ये इंडिया का पहला इन्वायरमेंटल लॉ है जो पोल्यूशन कंट्रोल के लिए बनाया गया। इसमें पोल्यूशन, सीवेज, इफ्लुएंट्स और स्ट्रीम जैसे टर्म्स डिफाइन किए गए। रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात करें तो इस एक्ट के अंदर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का फॉर्मेशन हुआ। इस बोर्ड को पावर मिली पोल्यूशन टेस्टिंग और एनालिसिस करने की। 1988 अमेंडमेंट स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पावर दी गई कि वो डायरेक्टली डिफॉल्टिंग इंडस्ट्रियल प्लांट को बंद कर सकते हैं। अब वाटर सेस एक्ट 1977। इसकी ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जनरेट करना ताकि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपने काम इफेक्टिवली कर सके। इसमें प्रोविजन है जैसे लोकल अथॉरिटीज और कुछ इंडस्ट्रीज को सेस यानी कि टैक्स पे करना होता है फॉर वाटर इफ्लुएंट्स डिस्चार्ज के लिए। अब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को देखते हैं। सीपीसीबी एक स्टेटरी बॉडी है जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के अंदर बनी है। सीपीसीबी को एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर भी पावर मिली है। फंक्शंस की बात करें तो टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करना मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को, नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम और वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग को ओवरसी करना। अब बात करते हैं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 को। 1972 में स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस के बाद पोल्यूशन कंट्रोल पर ग्लोबल फोकस आया। इंडिया ने इस कॉन्फ्रेंस के डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए द एयर एक्ट 1981 बनाया। ये एक्ट आर्टिकल 253 के अंदर इनेक्ट किया गया। आइए इसके की फीचर्स को देखते हैं। एयर पोल्यूशन, एयर का कंटामिनेशन जो हेल्थ और एनवायरनमेंट को हार्म करे। एयर पोल्यूटेंट, हार्मफुल सब्सटेंस लाइक स्मोक, डस्ट, फ्यूम्स, गैसेस एक्सेट्रा। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एयर पोल्यूशन कंट्रोल और प्रिवेंशन का काम दिया गया। बोर्ड को पावर दी गई कि वो इक्विपमेंट टेस्ट करे और पोल्यूशन सैंपल कलेक्ट करे। 1988 अमेंडमेंट, पहले इन्फोर्समेंट सिर्फ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के थ्रू होती थी। अमेंडमेंट के बाद एसपीसीबी और सीपीसीबी को पावर मिली कि वो डिफॉल्टिंग इंडस्ट्रीज प्लांट को बंद कर सके। 1987 अमेंडमेंट, नॉइज पोल्यूशन को भी इस एक्ट के स्कोप में इंक्लूड किया गया। अब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को देखते हैं। 1984 के भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और स्ट्रिक्ट लॉ बनाना जरूरी हो गया। इस एक्ट को आर्टिकल 253 के अंदर इनेक्ट किया गया जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। आइए इसके की फीचर्स को देखते हैं। इन्वायरमेंट, वाटर, एयर, लैंड और इनसे जुड़ी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें होती है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, हार्मफुल सब्सटेंस का डिस्चार्ज जो हेल्थ और इकोसिस्टम को डैमेज करे। हैजार्डस सब्सटेंस,
ऐसे केमिकल या मटेरियल जो ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए डेंजरस हो। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को देखते हैं। नेशनल वाइड प्रोग्राम प्लान और एग्जीक्यूट करना, इंडस्ट्रीज की लोकेशन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना, इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड ले डाउन करना जैसे इमिशन और डिस्चार्ज लिमिट्स को, इंडस्ट्रीज को डायरेक्ट ऑर्डर देना जैसे क्लोज, प्रोहिबिट या रेगुलेट करना। अब इंस्पेक्शन और सैंपलिंग, अथॉरिटी को पावर है कि वो एयर, वाटर और सॉइल के सैंपल्स एनालाइज कर सके। इक्विपमेंट इंस्पेक्ट करने का राइट भी दिया गया है। पोल्यूशन का डिस्चार्ज रेगुलेटरी स्टैंडर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हैजार्डस सब्सटेंस को हैंडल करने के लिए प्रॉपर कंप्लायंस जरूरी है। पनिशमेंट की बात करें तो 5 ईयर तक की जेल या 1 लाख तक का फाइन या दोनों। अगर वायलेशन कंटिन्यू होता है तो 5,000 पर डे का एडिशनल फाइन लग सकता है। अगर ऑफेंसेस 1 साल से ज्यादा होता है तो पनिशमेंट 7 ईयर तक एक्सटेंड हो सकती है। सेक्शन 19 को देखते हैं। कोई भी सिटीजन कोर्ट में पोल्यूशन के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर सकता है। कंप्लेन फाइल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को 60 डेज का नोटिस देना जरूरी है। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ रिलेटेड लॉज को। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 1970s में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पर फोकस बढ़ा क्योंकि डिफोरेस्टेशन और पोचिंग के कारण स्पीशीज एक्सटिंक्शन का खतरा था। इसलिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इनेक्ट किया गया। सेंट्रल जू अथॉरिटी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर सेंट्रल जू अथॉरिटी का फॉर्मेशन किया गया। एनवायरनमेंट मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। फंक्शंस को देखते हैं। जू को रिकॉग्नाइज या डी रिकॉग्नाइज करना, जू के लिए गाइडलाइंस और रूल्स बनाता है जो एनिमल ट्रांसफर और एक्सचेंज के लिए होता है। जू को टेक्निकल और फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है। इंडेंजर्ड स्पेसीज को कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए आइडेंटिफाई करता है और स्पेसिफिक जूस को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करता है। अब रिकॉग्निशन ऑफ जू रूल्स 1992। जूस के लिए स्टैंडर्ड डिफाइन किए गए हैं जैसे हाउसिंग, हेल्थ केयर, अपकीप और एनिमल मैनेजमेंट। ग्लोबल एफिलिएशन। सेंट्रल जू अथॉरिटी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम का एफिलिएटेड मेंबर है। WAZA एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल जू और एक्वेरियम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ स्टेब्लिश किया गया। ये इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का रिप्लेसमेंट है। कंपोजिशन की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। टोटल 47 मेंबर होते हैं जो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के कंजर्वेशन पर काम करते हैं। पावर एंड ड्यूटीज की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट कंजर्वेशन के मैटर्स में एडवाइस करना, नेशनल पार्क और सेंचुरीज के आसपास प्रोजेक्ट अप्रूव करना, नेशनल पार्क और सेंचुरीज के बाउंड्रीज अल्टर करने के लिए NBW की अप्रूवल जरूरी है। स्टैंडिंग कमेटी प्रपोजल को स्टेट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के रिकमेंडेशंस के बाद कंसीडर करता है। वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट 1972 के अंदर स्टेट लेवल स्टेटरी बॉडी है। ये स्टेट ड्यूटी के फॉरेस्ट मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। ड्यूटीज की बात करें तो सेंचुरीज और नेशनल पार्क को सेलेक्ट और एडमिनिस्टर करने में स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करना, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के कंजर्वेशन पर काम करना। Why are these bodies important? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इंडिया में बायोडाइवर्सिटी काफी रिच है पर ह्यूमन एक्टिविटी से वाइल्ड लाइफ को खतरा है। ये बॉडीज इंश्योर करती है कि वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के बीच बैलेंस बनाया रखना। ग्लोबल स्टैंडर्ड, जूज और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करना। लीगल फ्रेमवर्क, वाइल्ड लाइफ रिलेटेड प्रोजेक्ट के लिए क्लियर गाइडलाइंस और अप्रूवल इंश्योर करना। अब बात करते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड रिलेटेड प्रोविजन। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865। ब्रिटिशर्स को अपने टिम्बर रिसोर्सेज सिक्योर करने थे, इसलिए ये एक्ट बनाया गया। गवर्नमेंट किसी भी लैंड को जो ट्रीज से कवर्ड हो गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिक्लेयर कर सकती है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878।
न्यू डेवलपमेंट, फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया गया 3 कैटेगरी में। रिजर्व फॉरेस्ट यानी कि सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है इसको, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, मॉडरेट प्रोटेक्शन, विलेज फॉरेस्ट, विलेजेस के लिए डेडिकेटेड होते हैं ये। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1972, 1870 एक्ट को रिफाइन करके इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1972 बनाया गया, जो अभी भी काफी रिलीवेंट है। इसके प्रोविजंस की बात करें तो लीगल फ्रेमवर्क फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। टिम्बर पर ड्यूटी लगाने का प्रोविजन देता है। फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन, रिजर्व फॉरेस्ट सबसे स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन, स्टेट गवर्नमेंट किसी भी फॉरेस्ट लैंड को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर सकती है। सब कुछ प्रोहिबिटेड है जब तक एक्सप्लिसिटली अलाउ ना किया जाए। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट का कंपैरिजन में लेस प्रोटेक्शन मिलता है। एक्टिविटीज अलाउ होती है जब तक एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट ना किया जाए। विलेज फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट का एक हिस्सा विलेज कम्युनिटी को असाइन किया जाता है फॉर मैनेजमेंट एंड यूज। फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर, अपॉइंटमेंट टू चेक और डिसाइड करे कि लोगों के क्या राइट्स हैं फॉरेस्ट एरिया में। अमेंडमेंट ऑन बम्बू, बम्बू को ट्री की डिफिनेशन से रिमूव कर दिया गया है। नॉन फॉरेस्ट एरिया में बम्बू का फेलिंग और ट्रांसपोर्टेशन अब परमिशन के बिना हो सकता है। अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, फॉरेस्ट को रेपिडली डिग्रेड होने से बचाने के लिए ये एक्ट आया। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल जरूरी है अगर फॉरेस्ट लैंड का नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए डायवर्जन चाहिए। प्रोविजन की बात करें तो एडवाइजरी कमिटी, फॉरेस्ट लैंड डायवर्जन अप्रूवल के लिए एडवाइजरी कमिटी बनाई गई। फॉरेस्ट कैटेगरी 4 कैटेगरी को रेगुलेट करता है, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, प्राइवेट फॉरेस्ट। 1992 अमेंडमेंट, कुछ नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी अलाउ की गई लेकिन ट्री का कटिंग लिमिटेड हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल हो। डीम्ड फॉरेस्ट, ऑफिशियली क्लासिफाइड नहीं है लेकिन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के वजह से फॉरेस्ट लाइक एरिया को इंक्लूड किया गया। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो स्टेट को अपने फॉरेस्ट को आइडेंटिफाई और नोटिफाई करना होगा। अब नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 को देखते हैं। पॉलिसी का मेन गोल है 1/3 टोटल लैंड एरिया को फॉरेस्ट या ट्री कवर के अंदर लाना। ये टारगेट इकोलॉजिकल बैलेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है। फॉरेस्ट कवर एरिया की बात करें तो मोर देन 1 हेक्टेयर होना चाहिए। ट्री कैनोपी डेंसिटी 10% से ज्यादा होना चाहिए। ओनरशिप और लीगल स्टेटस मैटर नहीं करता इसमें इंक्लूड्स हैं ऑर्चार्ड्स, बम्बू और पाल्म लैंड्स। अब फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, फॉरेस्ट ड्वेलर के हिस्टोरिकल डेप्रिवेशन को एड्रेस करना, कंजर्वेशन और लिवलीहुड राइट को इंटीग्रेट करना, लोकल सेल्फ गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करना, ये सब इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब फीचर्स को देखते हैं। राइट रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम, कम्युनिटी राइट्स, सिर्फ इंडिविजुअल नहीं कम्युनिटी के कलेक्टिव राइट्स भी रिकॉग्नाइज किए गए हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ट्रेडिशनल नॉलेज, बायोडाइवर्सिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी से रिलेटेड एडिशनल नॉलेज को सिक्योर करना होता है। डिस्प्लेस कम्युनिटीज के राइट्स, रिहेबिलिटेशन और डेवलपमेंट एक्टिविटीज का एक्सेस मिलता है। अप्लीकेबल कम्युनिटीज, ट्राइबल कम्युनिटीज और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर अप्लीकेबल है। नोडल एजेंसी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है इसके। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे हनी, बम्बू, तेंदू लीव्स, ट्राइबल को कलेक्ट, यूज और डिस्पोज करने का राइट्स दिया गया है। नॉन ट्रांसफेरेबल राइट्स, राइट्स हेरिटेबल है लेकिन ट्रांसफेरेबल नहीं है। इंक्लूजन ऑफ नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के साथ नेशनल पार्क और सेंचुरीज भी एफआरए के अंदर इंक्लूड है। प्री एग्जिस्टिंग राइट्स की बात करें तो एफआरए नए राइट्स क्रिएट नहीं करता, सिर्फ पहले से एग्जिस्टिंग राइट को रिकॉग्नाइज करता है। अब टाइप्स ऑफ राइट्स अंडर एफआरए को देखते हैं। टाइटल राइट्स, ऑनरशिप का राइट्स दिया जाता है लैंड पर जो फार्म किया जा रहा है। मैक्सिमम लिमिट 4 हेक्टेयर के लिए होता है।
यूज राइट्स माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करना, ग्रेजिंग और वाटर बॉडीज का यूज करना। रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स जैसे इलीगल इविक्शन के केस में रिहेबिलिटेशन का राइट्स मिलता है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स जैसे कम्युनिटी को फॉरेस्ट प्रोटेक्ट, रीजेनरेट, कंजर्व और मैनेज करने का राइट्स मिलता है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं। फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी होना चाहिए, फॉरेस्ट या लैंड पर दिसंबर 2005 के पहले रिसाइड करते हो, फॉरेस्ट पर लिवलीहुड के लिए डिपेंडेंट हो। अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर जैसे फॉरेस्ट में 3 जनरेशन यानी कि 75 ईयर्स से रह रहे हो दिसंबर 2005 के पहले से, फॉरेस्ट पर लिवलीहुड के लिए डिपेंडेंट हो। अगर एक ओटीएफडी विलेज अपनी एलिजिबिलिटी प्रूव कर लेता है तो हर इंडिविजुअल को अलग से एलिजिबिलिटी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 और ग्राम सभा का रोल। ग्राम सभा का रोल को देखते हैं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ग्राम सभा को इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट आइडेंटिफाई करने के लिए मेन अथॉरिटी बनाया गया है। अगर किसी व्यक्ति या समुदाय को ग्राम सभा के डिसीजन से असंतोष हो तो वो कोर्ट में अपील कर सकता है। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट CWH वो एरिया ऑफ नेशनल पार्क और सेंचुरीज है जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए इनवायोलेट रखने जरूरी होते हैं। FRA के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को नोटिफाई करने का अधिकार दिया गया है। अब CWH नोटिफिकेशन के लिए गाइडलाइंस को देखते हैं। 2011 गाइडलाइंस प्रूफ ऑफ डैमेज स्टेट गवर्नमेंट को ये इस्टेब्लिश करना होगा कि राइट होल्डर यानी कि फॉरेस्ट ड्वेलर की प्रेजेंस से वाइल्ड लाइफ और हैबिटेट को इरिवर्सिबल डैमेज हो रहा है। ग्राम सभा की कंसेंट फ्री और इन्फॉर्म कंसेंट लेना जरूरी है ग्राम सभा से रिलोकेशन के पहले। 2018 गाइडलाइंस आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एक 7 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे जो चीफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के अंदर होगी। क्राइटेरिया की बात करें तो साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव पैरामीटर का यूज करते हुए CWH आइडेंटिफाई किया जाएगा। पब्लिक नोटिस एक्सपर्ट कमेटी को CWH नोटिफाई करने के इंटेंशन का 15 दिन पहले पब्लिक नोटिस देना होगा। फाइनल अप्रूवल स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ फाइनल डिसीजन लेगी। अब बात करते हैं बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002। बायोडायवर्सिटी एक्ट का ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। भारत की रिच बायोडायवर्सिटी और एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज को बायोपायरेसी यानी कि इलीगल यूज बाय फॉरेन एंटिटी से बचाना, इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग इंश्योर करना जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के यूज से होता है। 3 टायर स्ट्रक्चर्स हैं जैसे नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी सेंट्रल लेवल पर स्टेब्लिश और सिविल कोर्ट के पावर रखता है। फॉरेन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बायोलॉजिकल रिसोर्स यूज करने के लिए प्रायर अप्रूवल लेना जरूरी है। रिसर्च के रिजल्ट को फॉरेन एंटिटी के साथ शेयर करने के लिए भी अप्रूवल चाहिए। स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड स्टेट लेवल पर बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट और कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं। बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी लोकल बॉडी में बनाए जाते हैं जो रिसोर्सेस और नॉलेज का मैनेजमेंट करते हैं। की फीचर्स की बात करें तो एसेस और यूज के रोल्स। फॉरेन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज या नॉलेज के लिए NBA का प्रायर अप्रूवल मैंडेटरी है। अगर रिसर्च के रिजल्ट को फॉरेन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर करते हो तो NBA का अप्रूवल लेना होगा। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अगर किसी इन्वेंशन में भारत के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूज हुआ है तो NBA से प्रायर अप्रूवल लेना जरूरी है, चाहे पेटेंट भारत में हो या किसी और कंट्री में हो। बेनिफिट शेयरिंग NBA अप्रूवल के टर्म्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंग मॉनेटरी बेनिफिट्स फी रॉयल्टी को नेशनल बायोडायवर्सिटी फंड में डिपॉजिट किया जाता है। NBF का यूज उन एरिया के कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के लिए होता है जहां से रिसोर्सेस एसेस किया जाता है।
अब स्पेशल प्रोविजन को देखते हैं। नेशनल हेरिटेज साइट, स्टेट गवर्नमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके बायोडायवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट एरिया को नोटिफाई कर सकते हैं। एग्जेम्पशन फॉर ट्रेड, नॉर्मली ट्रेडेड कमोडिटीज को एग्जेम किया गया है जब तक ये एक्ट के दूसरे प्रोविजन का वायलेशन ना करे। अब बात करते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स। समुद्र के आसपास के कोस्टल एरिया जो टाइडल एक्शन से प्रभावित होते हैं उन्हें कोस्टल रेगुलेशन जोन डिक्लेयर किया गया है। ये 500 मीटर तक का एरिया होता है जो हाई टाइड लाइन से शुरू होता है। कोस्टल एरिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल बैलेंस इंश्योर करना इसका ऑब्जेक्टिव्स है। कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स 1991 को देखते हैं। कोस्टल एरिया को रेगुलेट करने के लिए पहला कदम लिया गया। नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाए गए इन्फोर्समेंट के लिए। स्टेट गवर्नमेंट को कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान्स बनाने होते हैं जो सेंट्रल रूल्स के साथ एलाइन होते हैं। कोस्टल रेगुलेशन जोन और उसका क्लासिफिकेशन को देखते हैं। CRZ1 इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया जैसे मैनग्रोव्स, कोरल रीफ और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। नो न्यू कंस्ट्रक्शन अलाउड, बस एसेंशियल एक्टिविटी जैसे एटॉमिक एनर्जी प्लांट, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन और साल्ट हार्वेस्टिंग परमिटेड है। CRZ2 अर्बनाइज कोस्टल एरिया जो शोर के पास है और पहले से डेवलप है। कंस्ट्रक्शन सिर्फ एग्जिस्टिंग अथॉरिटी स्ट्रक्चर के लैंड वार्ड साइट पर एलाउ है। CRZ3 रूरल और लेस बिल्ट अप एरिया ये है। 200 मीटर के अंदर नो डेवलपमेंट जोन एक्सेप्ट रिपेयर। 200 से 50 मीटर होटल और बीच रिसोर्ट जैसे डेवलपमेंट स्पेसिफिक कंडीशन के साथ एलाउ है। CRZ4 सी और टाइडल इन्फ्लुएंस वाटर बॉडी ट्रेडिशनल फिशिंग और लोकल कम्युनिटी की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। अनट्रीटेड सीवेज और पोल्यूशन का डिस्चार्ज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है इसमें। अब CRZ रूल 2011 को देखते हैं। कुछ एग्जेम्पशंस दिए गए जैसे नावी मुंबई एयरपोर्ट और एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट। CRZ रूल का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग इंश्योर करने के लिए गाइडलाइंस और क्लियरेंस का प्रोसेस डिफाइन किया गया। अब CRZ रूल 2019, यह रूल डेवलपमेंट और टूरिज्म को प्रमोट करता है लेकिन इकोलॉजिकल बैलेंस का ध्यान रखते हैं। अब बात करते हैं ब्लू फ्लैग बीचेज क्या है ये। सोचिए आप एक बीच पर गए हैं जो बिल्कुल साफ है, वहां के पानी की क्वालिटी बेहतरीन है और वहां पर सेफ्टी और एनवायरनमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। ऐसे बीचेज को ही ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है। चलिए डिफिनेशन को देखते हैं। एक इको लेवल सर्टिफिकेशन जो बीचेस, मेराइन और सस्टेनेबल बोटिंग ऑपरेटर को दिया जाता है। शुरुआत फ्रांस से हुई थी 1985 में और यूरोप के बाहर 2011 में लॉन्च किया गया। यह सर्टिफिकेशन डेनमार्क बेस्ड फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन देती है। सिलेक्शन क्राइटेरिया को देखते हैं। ब्लू फ्लैग बीचेस को 33 पैरामीटर के अंदर पर सेलेक्ट किया जाता है जो 4 बड़े हेड में डिवाइड है, जैसे वाटर क्वालिटी, पानी की शुद्धता और सफाई, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, कचरे का प्रॉपर डिस्पोजल और प्रकृति का संरक्षण, एनवायरमेंटल एजुकेशन, लोगों को एनवायरमेंट के महत्व के बारे में जागरूक करना, सेफ्टी, टूरिस्ट की सुरक्षा और जरूरी फैसिलिटीज जैसे लाइफ गार्ड देना। अब जूरी मेंबर की बात करें तो ब्लू फ्लैग बीचेस को सेलेक्ट करने वाली जूरी में ये ऑर्गेनाइजेशन शामिल है जैसे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं। स्पेन सबसे ज्यादा ब्लू फ्लैग बीचेज रखता है 729 के आसपास। इंडिया की बात करें तो 12 ब्लू फ्लैग बीचेज हैं। इंडिया का पहला ब्लू फ्लैग बीच चंद्रभागा बीच
गोल्डन बीच ओडिशा में है। रिसेंटली एडिशन की बात करें तो मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच लक्षद्वीप को ऐड किया गया है। रूल फॉर हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म 1989 को देखते हैं। अब सोचिए कि कोई साइंटिस्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर काम कर रहा है। इस रिसर्च के दौरान इन्वायरमेंट और लोगों की सुरक्षा कैसे इंश्योर किया जाए, इसके लिए 1989 के बायो सेफ्टी रूल्स बनाए गए। जीन टेक्नोलॉजी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल के दौरान इन्वायरमेंट और हेल्थ की सुरक्षा करना इसकी ऑब्जेक्टिव्स है। 6 कमिटी के रोल्स को देखते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए एडवाइजरी कमिटी सेफ्टी रेगुलेशन और रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिसर्च के लिए गाइडलाइंस रिकमेंड करता है। ये रिव्यू कमिटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ऑनगोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट की सेफ्टी मॉनिटर करता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी स्टेटरी बॉडी है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड और हैजार्डस ऑर्गेनिज्म के एप्लीकेशन को अप्रूव करता है। स्टेट बायोटेक कोऑर्डिनेशन कमिटी मॉनिटरिंग और इन्फोर्समेंट रोल वायलेशन पर इन्वेस्टिगेशन और पुनिटिव एक्शन ले सकता है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी लोकल लेवल मॉनिटरिंग करता है, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इंस्टॉलेशन का सेफ्टी रेगुलेशन इंश्योर करता है। ये इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमिटी रिसर्च इंस्टीट्यूशन के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की सेफ्टी और रेगुलेशन के लिए काम करता है। ये अब बात करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल डिजास्टर। फर्स्ट, एनवायरनमेंट एक्ट 1986। सोचिए एक दिन किसी इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल लीकेज हो गया जो एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। इस सिचुएशन में एनवायरनमेंट एक्ट 1986 का रोल होता है। क्या करता है ये एक्ट? इस एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिलती है कि वो एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए मेजर्स ले सके, स्टैंडर्ड सेट कर सके और इंडस्ट्रियल यूनिट को इंस्पेक्ट कर सके। मतलब अगर कोई फैक्ट्री एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है तो गवर्नमेंट उसे कंट्रोल कर सकती है। अब भोपाल गैस लीक प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम एक्ट 1985। अब आपको याद होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हो गई थी और इससे हजारों लोगों की जान चली गई थी। इस ट्रेजेडी के बाद भोपाल गैस लीक प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम एक्ट 1985 बन गया। क्या करता है ये एक्ट? ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो भोपाल गैस ट्रेजेडी से जुड़ी क्लेम को प्रोसेस कर सके और अफेक्टेड लोगों को रिलीफ दे सके। यानी जो लोग इस गैस लीक से अफेक्टेड हुए उनको कंपनसेशन मिलने का प्रोसेस आसान हो जाता है। अब द पब्लिक लिएबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। इमेजिन एक केमिकल फैक्ट्री में कोई एक्सीडेंट हो जाता है और लोगों को नुकसान होता है। ऐसे में पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1981 का रोल होता है। जैसे क्या करता है ये एक्ट? इस एक्ट का मेन पर्पज है कि जो लोग हजार्डस सब्सटेंस के साथ काम करते वक्त एक्सीडेंट का शिकार होते हैं उनको रिलीफ मिल सके। ये एक्ट इंश्योर करते हैं कि इंश्योरेंस हो ताकि अफेक्टेड लोगों को कंपनसेशन मिल सके। अब द नेशनल एनवायरनमेंट एपीलेट अथॉरिटी एक्ट 1997। अगर कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल काम कर रही हो तो नेशनल एनवायरनमेंट एपीलेट अथॉरिटी एक्ट 1977 का रोल आता है। ये इस एक्ट के तहत अपील सुनने का प्रोसेस होता है जब किसी इंडस्ट्री को एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। अगर किसी एरिया में इंडस्ट्रीज को रेस्ट्रिक्ट किया जाए या उन्हें कुछ सेफगार्ड के साथ काम करने को कहा जाए तो उसके अगेंस्ट अपील किया जा सकता है। अब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 2010। जब किसी इंडस्ट्रियल डिजास्टर या इन्वायरमेंटल डैमेज होता है तो उसके लिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बना गया है। क्या करता है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल? एनजीटी का काम है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड केसेस को एक्सपेडिशली डिस्पोज करना।
ये ट्राइब्यूनल एब्सोल्यूट लिएबिलिटी प्रिंसिपल को अप्लाई करता है, जो स्ट्रिक्ट लिएबिलिटी से ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अब स्ट्रिक्ट लिएबिलिटीज वर्सेस एब्सोल्यूट लिएबिलिटीज को देखते हैं। स्ट्रिक्ट लिएबिलिटीज प्रिंसिपल: अगर कोई हैजार्डस सब्सटेंस किसी फैक्ट्री से एक्सीडेंटली निकल जाए तो उस फैक्ट्री को लिएबिलिटीज नहीं होती और उसे कंपनसेशन नहीं देना पड़ता। जैसे अगर कोई फैक्ट्री में केमिकल लीक हो जाता है ड्यू टू एन एक्सीडेंट या एक्ट ऑफ गॉड जैसे अर्थक्वेक, तो उसको लिएबिलिटी नहीं होती। एब्सोल्यूट लिएबिलिटी को देखते हैं। ये प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट लिएबिलिटी से ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर कोई हैजार्डस इंडस्ट्री में डिजास्टर होता है, चाहे वो एक्सीडेंट हो या नेग्लिजेंस, तो उस इंडस्ट्री को कंपनसेशन देना पड़ता है। इस प्रिंसिपल का मूल मंत्र है नो एग्जेम्पशन। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री को चाहे वो एक्सीडेंट हो या ना हो, कंपनसेशन देना ही पड़ता है। यह प्रिंसिपल आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का हिस्सा है, जो पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी को प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं पेस्टिसाइड रेगुलेटरी रेजिम इन इंडिया। पेस्टिसाइड रजिस्ट्रेशन इन इंडिया क्या होता है? ये इंडिया में 295 पेस्टिसाइड्स और 746 अप्रूव्ड फॉर्मुलेशन का रजिस्टर्ड लिस्ट है, जो रजिस्ट्रेशन कमिटी के अंदर आती है। सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एक एडवाइजरी बॉडी है जो पेस्टिसाइड की सेफ्टी और एफिकेसी के लिए रिकमेंडेशन देती है। इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 ये एक्ट पेस्टिसाइड की रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन के लिए है। सीआईबी और आरसी इस एक्ट के तहत काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को पावर मिलती है कि वो पेस्टिसाइड रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सके या पेस्टिसाइड को बैन कर सके अगर उनकी सेफ्टी या इफेक्टिवनेस पर डाउट हो। अब डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड पेस्टिसाइड क्या होता है? डीआरपी वो पेस्टिसाइड होते हैं जो 1968 के पहले यूज हो रहे थे, लेकिन इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के बाद उनको रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी डाटा सबमिट करना पड़ता था। ये पेस्टिसाइड एज्यूम किए जाते हैं कि वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे जब उनका एफिकेसी और टॉक्सिसिटी डाटा जनरेट किया जाएगा। अब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक टूल है जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को एंटिसिपेट और मिटिगेट करता है। यह प्रोसेस इंश्योर करता है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट को ज्यादा हार्म ना करे। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस को देखते हैं। स्टेप्स: स्क्रीनिंग, प्रोजेक्ट का इनिशियल असेसमेंट किया जाता है। स्कोपिंग, इम्पैक्ट एरिया डिफाइन किया जाता है। बेस लाइन डाटा कलेक्शन, इन्वायरमेंटल डाटा कलेक्ट किया जाता है। इम्पैक्ट प्रेडिक्शन, प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट का प्रेडिक्शन होता है। मिटिगेशन मेजर्स, इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए प्लान्स बनाए जाते हैं। पब्लिक हियरिंग, पब्लिक से फीडबैक लिया जाता है। डिसीजन मेकिंग, फाइनल डिसीजन लिया जाता है। मॉनिटरिंग, प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद मॉनिटरिंग होती है। अब ईआईए रिपोर्ट को देखते हैं। ईआईए रिपोर्ट में एक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान और मिटिगेशन प्लान होना चाहिए जो प्रोजेक्ट के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को मैनेज करने और मिटिगेट करने के लिए होता है। अब ईआईए अप्रूवल प्रोसेस को देखते हैं। इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमिटी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करती है, ईआईए रिपोर्ट को एसेस करती है और प्रोजेक्ट को क्लियरेंस देती है। अब ईआईए कैटेगरीज को देखते हैं। 2006 अमेंडमेंट के बाद प्रोजेक्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी ए, नेशनल लेवल प्रोजेक्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आते हैं। कैटेगरी बी, स्टेट लेवल प्रोजेक्ट जो स्टेट अथॉरिटीज के अंदर आती है। कैटेगरी B2, ऐसे प्रोजेक्ट जो ईआईए की रिक्वायरमेंट नहीं रखते, यानी इन्हें डायरेक्ट क्लियरेंस मिल सकता है।